नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा अब करण गुलेरिया के साथ अभी फिर से उन्हीं बातों को शेयर करती है कि जब वो पेरिस से आई थी क्या सच में वो उसकी माँ है। लेकिन अब स्वाति मल्होत्रा कहती है उसे इसके लिए अब भी मैसूरी गांव में जाना होगा और उससे पहले उसे राजमहल में। यहाँ पर अब करण स्वाति को कहते हैं तुम थक गई होगी स्वाति, इसलिए तुम थोड़ा सा आराम कर लो। और यहाँ पर स्वाति अब करण की बाहों में सो जाती है तो अब करण को भी नींद आ जाती है। वहीं सेम सवाल अब यहाँ पर अनिका का भी था, क्योंकि अनिका को भी अब यहाँ पर अब फिर से कविन अवंतिका के बारे में सब कुछ पता करना था। इसलिए अनिका भी सोचती है कि वो सबसे पहले रोहित की नानी से ये सब शुरुआत करेगी। इधर गुलेरिया हाउस में अगली सुबह यहाँ पर लंच की तैयारियां हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ बूढ़े किंग के पैलेस में भी आयशा आज यहाँ पर तीनों ही बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने में लगी हुई थी। तीनों बच्चे और आयशा भी यहाँ पर किंग के पैलेस में आ चुके थे। कुछ देर के बाद जैसे ही भी यहाँ पर ब्रेकफास्ट रेडी हुआ तो अब यहाँ पर आयशा मारवा स्टैचू से कहती है तुम बच्चों को टेबल पर आने के लिए कहो, खाना तैयार है। काफी देर से वो तीनों सो रहे हैं। इस बात पर अब स्टैचू कहती है डोंट वरी मैडम, छोटे युवराज को यहाँ का रूटीन अच्छी तरह से पता है। वो यहाँ के बारे में सब कुछ जानते हैं, उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है और वो उसी रूटीन को फॉलो करते हुए अपने काम को अपने आप कर लेंगे। और यहाँ तो उनके भाई भी रह चुके हैं। देन आई एम श्योर वो दोनों ही अपनी बहन को यहाँ पर खुद ब खुद ही लेकर आ जाएंगे। आकांक्षा की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है ठीक है। और यहाँ पर अब आयशा और आकांक्षा दोनों ही अब जो खाना भी आयशा ने बनाया था उस खाने को अब डाइनिंग टेबल की तरफ लेकर जाने लगती हैं। कुछ देर के बाद अब सभी डिशेज को टेबल पर ये दोनों रख देती हैं और अब यहाँ पर थोड़ी ही समय के बाद अब किंग, आर्यन, रिया और अलेक्जेंडर ये चारों भी अब वहाँ पर आ जाते हैं। किंग को देखकर तो अब यहाँ पर अलेक्जेंडर अब किंग को हक करते हुए कहता है बड़ी आई एम सो हैप्पी कि मैं यहाँ पर आपके पास फिर से आया और मैं आपसे मिल पाया। इधर अलेक्जेंडर को अब हक करते हुए अब किंग भी कहते हैं अगर तुम खुश हो तो मैं भी सच में तुम्हारे साथ खुश हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगा कि तुम यहाँ पर आए। चलो अब समय व्यतीत ना करते हुए ब्रेकफास्ट करते हैं। किंग की ये बात सुनते ही अलेक्जेंडर कहता है ओके। और अब ये सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं तो वहीं रिया अब एक एक ढक्कन को हटा कर देखती है क्या आखिर यहाँ पर उसकी पसंद का कौन सा खाना हो सकता है, क्योंकि रिया को तो ज़्यादा जंक फूड पसंद होते थे। जब वो यहाँ पर इन सभी को ही देखती है तो उसमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सभी में हेल्दी फूड ही थे। इस खाने को देखकर अब रिया कहती है दादी माँ आपने सिर्फ मेरे दोनों भाइयों की पसंद का खाना बनाया है, मेरी पसंद का खाना नहीं बनाया क्या आपने? आपको तो अच्छी तरह से पता है ना दादी माँ कि मुझे क्या पसंद है। रिया की ये बात सुनते ही आयशा मारवा कहती है नहीं रिया, मैंने आपके लिए चीज केक भी बनाया है। जैसे ही आयशा ने रिया को चीज केक के बारे में बताया तो ये सुनते ही अब किंग कहते हैं काफी वक्त से स्पाइसी फूड खा कर अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर चुकी हो। आज हेल्दी खाओ और कुछ दिनों के लिए अपने पेट को आराम दो, क्योंकि पेट को के अंदर हेल्दी खाना खाना भी बहुत ही जरूरी है। किंग की ये बात सुनते ही रिया कहती है मैं ये सब कुछ नहीं खा सकती हूँ, सॉरी मुझे ये सब पसंद नहीं है। और वैसे भी मेरी मम्मा तो डॉक्टर है ना, तो वो मुझे संभाल लेगी। अगर मैं हेल्दी खाना भी खाऊंगी तो मेरी मम्मा मुझे कुछ भी नहीं होने देगी। रिया ने ये कहा ही था कि उसकी ये बात सुनते ही आयशा मारवा कहती है रिया बेटा आज खा लो प्लीज दादी माँ के लिए, प्लीज़ मेरे लिए ही खा लो, बाद में मैं आपके लिए वाइट सॉस पास्ता बना दूंगी। मुझे पता है आपको वाइट सॉस पास्ता कितना पसंद है ना, इसलिए अभी ये खाओ, उसके बाद में मैं तुम्हारी पसंद का बनाती हूँ।
आयशा मारवा की ये बात सुनते ही रिया कहती है, पक्का पक्का दादी माँ, आप मेरे लिए पक्का मेरी पसंद का व्हाइट सॉस पास्ता बनाएंगी ना। इधर रिया की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, हाँ हाँ रिया, पक्का, मैं प्रॉमिस करती हूँ, चलो अब खा लो खाना। और अब आयशा मारवा की ये बात सुनते ही अब रिया भी अपना मील को एंजॉय करने लगती है। तो वहीं किंग अब तीनों ही बच्चों के शेड्यूल अब उन्हें दे देते हैं कि उन तीनों ही बच्चों को अब यहाँ पर रहने के बाद कैसे कब क्या क्या करना था। पूरे के पूरे दिन का शेड्यूल यहाँ तीनों के हाथ में था, जहाँ आर्यन और अलेक्जेंडर को तो इस शेड्यूल को देखने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो दोनों अब यहाँ पर पहले से रह भी चुके थे। अलेक्जेंडर तो ना जाने कब से यहाँ रह चुका था, लेकिन अब तो कुछ समय पहले आर्यन भी यहाँ पर किंग के साथ रह कर गया है, तो वो दोनों इस शेड्यूल के साथ संतुष्ट थे। लेकिन रिया ने जैसे ही किंग के द्वारा बनाए गए शेड्यूल को देखा तो प्रिया की आंखों तो मानो एकदम से मोटी मोटी हो गई थी। और अब प्रिया कहती है, सिर्फ 2 घंटे गेम खेलने को मिलेंगे, लाइक सीरियसली, ऐसे कैसे चलेगा। रिया की इस बात पर अब किंग कहते हैं, हाँ सिर्फ 2 घंटे, इवन मुझे लग रहा है कि ये 2 घंटे भी ज़्यादा हैं। किंग की ये बात सुनते ही रिया अब अपनी दादी माँ की तरफ देखने लगती हैं। क्यों रिया एक होप के साथ अपनी दादी माँ की तरफ देखती हैं कि उसकी दादी माँ शायद इसमें उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दे, वो शायद इस टाइम टेबल को थोड़ा सा चेंज करा दे। लेकिन जैसे ही रिया अब आयशा मारवा की तरफ देखती हैं तो आयशा मारवा अब इनके बीच में कुछ भी नहीं कहती। अभी यहाँ पर आयशा को कुछ भी कहता हुआ ना देखकर अब रिया अपने मन में ही कहती है, ये तो सच में बहुत ही गलत बात है। अब मैं क्या करूँ, मेरी कौन हेल्प करेगा, मुझे अब उस सुपर विलन को भी तो हराना है ना, अब मैं क्या करूँगी। अरे अगर मुझे बस गेम खेलने के लिए 2 घंटे ही मिलेंगे तो उन 2 घंटों में मैं उस सुपर विलन को कैसे हरा पाऊंगी, ये तो मेरे लिए सच में इम्पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ रिया भी यही सब सोच रही थी और ये सब सोचते हुए ही वो अब अपने मील को फिनिश करने लगती हैं, क्योंकि रिया ने तो कोशिश तो बहुत की थी कि उसका टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन उसकी इतनी कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं हुआ। इवन उसकी दादी माँ ने भी उसकी तरफ कुछ नहीं कहा। इधर लंदन से दूर एक गांव में कविन अनंता अपनी ही एक गहरी सोच में थी कि तभी उनके कानों में भी एक आवाज आती है, मैडम आपने अनिका गुलेरिया को अपनी परमिशन क्यों दी। मैडम अगर आप चाहती तो आप उसे मना भी तो कर सकती थी ना, तो आप बताइए ना आपने उन्हें परमिशन क्यों दी। अगर देखिए अगर आप परमिशन नहीं देती तो जो अब हुआ है वो ऐसा नहीं होता। इस बात पर अब अनंता कहती है कि अवंतिका के लिए मैंने उन्हें ये परमिशन दी। अब यहाँ पर अनंता की इस बात पर भाग्यश्री कहती है, मैं आपकी इस बात समझी नहीं मैडम कि आपने ये परमिशन अवंतिका के लिए कैसे दी। इसमें अवंतिका का क्या मतलब है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ पर भाग्यश्री की ये बात सुनते ही अनंता कहती है, जिस तरह से एक बेटी अपनी माँ का स्पेशल डे खराब नहीं होने दे सकती है, तो वहीं एक माँ अपनी बेटी के स्पेशल डे को भला कैसे खराब कर सकती है, बस इसीलिए। और अब अनंता की ये बात सुनते ही अब भाग्यश्री कहती है, मैडम किंग ने इस दिन का सच में काफ़ी इंतज़ार किया है, न जाने कितने ही समय से वो बस इसी दिन का इंतजार कर रहे थे, और हमें भी यही लग रहा था कि स्वाति मल्होत्रा के शादी के दिन ही यशवंत मल्होत्रा की मौत होगी, क्योंकि ये सब तो पहले से ही तय था। तो फिर अचानक से ये सब क्यों हुआ। ये सुनते ही अनंता कहती है, जिस दिन स्वाति का जन्म हुआ था उसी दिन उसकी माँ चल बसी थी, उसके लिए ये एक दुख काफ़ी है। मैं उसकी ज़िंदगी का एक और स्पेशल दिन खराब होने की परमिशन नहीं दे सकती थी, क्योंकि स्वाति की शादी अरे इतने सालों के बाद उसकी शादी उसकी पसंद के आदमी से हो रही थी, क्योंकि ये बात तो किसी से भी नहीं छिपी है कि स्वाति और करण कॉलेज के समय से ही एक दूसरे को कितना प्यार करते थे। और जब वो कॉलेज जवानी के दिनों में जब वो अपना घर नहीं बसा सके, क्योंकि उस समय स्वाति ने अपने परिवार के लिए खुद को मर जाने का नाटक करना ही बेहतर समझा, तो जब स्वाति मल्होत्रा ने पहले ही इतनी सारी कुर्बानियाँ दी है, तो जब आज उसकी झोली में एक स्पेशल दिन आ रहा था जिसमें वो अपने प्यार को फिर से पा सकती थी, जिसमें वो अपने प्यार के साथ
7 फेरों में बंधने वाली थी। तो अब तुम ही बताओ, मैं उस दिन को कैसे खराब कर दूं? अरे कैसे, ये सब कैसे कर सकती थी मैं? अब तुम ही बताओ कि एक इंसान के लिए ये कैसा रहेगा कि उसकी ज़िंदगी में कोई खुशी का पल ही ना हो? हाँ, क्या ऐसा कभी हो सकता है? अरे जब वो पैदा हुई थी, उसकी माँ मर गई, तो वो उसके लिए कितना दुख का पल है। वो बात अलग है कि उसकी माँ कोई और है, लेकिन हाँ, अब जो एक और पल जो उसको हमेशा खुशी के का पल रहता, जो उसकी एक अच्छी याद के तौर पर उसके सामने रहता, तो क्या मैं उसके उस पल को भी खराब कर देती? हाँ, मैं समझ सकती। अब यहाँ पर अनंता की इस बात को सुनकर अब भाग्यश्री कहती है, मैडम मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन कविन अवंतिका का क्या? क्योंकि कविन अवंतिका ने तो यही लिखा था ना, उनकी इच्छा तो यही थी ना। उनके कही हुए बातों का मान तो खुद किंग ने और आपने भी रखा है, तो अब की बार क्यों नहीं? ये सुनते ही यहाँ पर अनंता कहती है कि हाँ रखा है, और आगे आगे चलकर अनिका भी उनका मान जरूर रखेगी। ये सुनते ही अब भाग्यश्री कहती है, मुझे तो ये सब नहीं लगता है मैडम, और मेरी ये समझ में नहीं आता है कि आपने उन्हें परमिशन ही क्यों दी। क्योंकि देखो, आपको लग रहा है कि शायद अनिका कविन अवंतिका की हर एक बात का मान रखेंगी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये नहीं लग रहा। ये सुनते ही अब अनंता कहती है, इस वक्त तुम महारानी की क्लोज सिक्योरिटी गार्ड के रूप में सोच रही हो। एक बार एक माँ बनकर तो सोचो, क्या तुम ऐसा कुछ कहोगी या करोगी जिससे तुम्हारी बेटी का कोई भी स्पेशल डे खराब हो? क्योंकि देखो, तुम भी तो एक माँ हो ना, तुम्हारी भी अपनी एक बेटी है। तो अगर तुम्हारे सामने ये कंडीशन आए कि तुम अपनी बेटी के उस दिन को खराब कर दो, तो क्या तुम कर पाओगी? वैसे तुम्हें याद तो है ना कि मैंने तुम्हारा कार एक्सीडेंट जब प्लान किया था, बाय लक उस दिन राजलक्ष्मी का बर्थडे भी था, और तुमने मुझे रिक्वेस्ट भी की थी कि भले ही बस एक ही दिन के लिए मैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने की डेट पोस्टपोन कर दूं। तुमने कहा था ना मुझे ये सब। अब यहाँ पर अनंता की ये बात सुनते ही भाग्यश्री की नज़रें अब सच में शर्म से नीचे झुक जाती है, क्योंकि अब अनंता ने भाग्यश्री को उस पल के बारे में याद दिला दिया था कि जब भाग्यश्री के सामने उसकी बेटी के बर्थडे की बात आई, तो भाग्यश्री भी यही सब कह रही थी कि वो अभी उसके इस एक्सीडेंट के प्लान को ना करें, क्योंकि राजलक्ष्मी के बर्थडे के बाद वो ये सब कर ले ताकि उसको उसके बर्थडे के दिन ही अपनी माँ की मौत की खबर ना मिले। अब यहाँ पर अब अनंता फिर से कहती है, अब तुम मुझे बताओ कि अगर अवंतिका को सच का थोड़ा सा भी अंदाजा होता तो क्या वो ऐसा कुछ भी कहती? क्योंकि सच बताऊं तो उसे इसके बारे में कोई अंदाजा ही नहीं था। ये सुनते ही अब भाग्यश्री कहती है कि इसका मतलब ये है कि यशवंत मल्होत्रा की मौत। अब उसने इतना कहा ही था कि तभी अब अनंता उसकी बात को बीच में रोकते हुए ही कहती है, यशवंत मल्होत्रा की मौत तो जरूर होगी, और उसे भी और उससे भी भयानक होगी। और जैसा कि अवंतिका ने कहा था, उसकी बेटी के शादी के दिन ही होगी। अब ये सुनते ही अब भाग्यश्री कहती है, ये कैसे पॉसिबल है मैडम? इस बात पर अब अवंतिका अब यहाँ पर अनंता कहती है, तुम शायद भूल रही हो भाग्यश्री कि मैं कौन हूँ। अब अपनी मैडम की ये बात सुनते ही भाग्यश्री कहती है, ये मैं नहीं भूल सकती मैडम, आप हमारी महारानी है। ये सुनते ही अनंता कहती है कि जब मैं पीरामल रियासत की रानी को कष्ट होता है और वो महारानी से ही गुहार लगाती है, इसलिए अवंतिका ने जैसे तय किया था, यशवंत मल्होत्रा की मौत बिल्कुल वैसे ही होगी, क्योंकि उसकी मौत उसी की बेटी के हाथों से ही होगी। ये सुनते ही भाग्यश्री कहती है, लेकिन कैसे? क्या आप मुझे ये बता सकती हैं? मुझे आपकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही। ये कहते हुए ही अब यहाँ पर अनंता भाग्यश्री की तरफ देखकर अब स्माइल करती है, और अब वो कहती है,
अगर स्वाति मल्होत्रा कल यशवंत के ऊपर वार करती ना तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक गिल्ट होता, क्योंकि उसे नहीं पता है कि इन लोगों ने अवंतिका के साथ कोई इंसानियत नहीं दिखाई थी, तो अब स्वाति भी कोई इंसानियत नहीं दिखाएगी। अब ये सुनते ही भाग्यश्री कहती है, इसका मतलब ये है कि क्या किंग स्वाति मल्होत्रा और अनिका गुलेरिया को सब कुछ सच सच बता देंगे कि आखिर अवंतिका की मौत कैसे हुई थी, उसने कितने कष्ट सहे थे, उसके साथ क्या क्या किया गया था, क्या किंग सब कुछ बता देंगे। ये सुनते ही बनंता कहती है, अगर सिकंदर ना भी बताएंगे तो वो दोनों खुद ही सच का पता लगा लेंगी, क्योंकि मुझे उन दोनों के बारे में अच्छी तरह से पता है। वो हर सच को बड़ी ही आसानी से ढूंढ सकती हैं, और मैं ये पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो इस बार भी इस सच तक जरूर पहुँचेंगी। ये सुनते ही भाग्यश्री कहती है, इसका मतलब ये है कि अब आपके और किंग के साथ स्वाति मल्होत्रा और अनिका गुलेरिया भी अब किसी के ऊपर रहम नहीं करेंगे। हाँ, ये सुनते ही अब यहाँ पर अनंता कहती हैं, हाँ अब वक्त आ गया है कि वो दोनों अब सच जान जाए, और हाँ यशवंत मल्होत्रा की एक बेटी की शादी तो जरूर बर्बाद होगी, और अब अगर उस वक्त महारानी बीच में नहीं आएंगी, और इस वक्त अब महारानी बीच में नहीं आएंगी। ये सुनते ही भाग्यश्री कहती है, हमारी पहली महारानी का फैसला है, ये इसे तो खुद महारानी भी नहीं बदल सकती हैं। अब ये सुनते ही यहाँ पर अनंता कहती है, मैंने पहले ही अनिका को वार्न कर दिया था, अगर वो कुछ पल की खुशी देख रही है तो उसे आने वाले पल के लिए फिर से तैयार होना होगा, क्योंकि अभी कुछ पल की खुशी के लिए उसे अब आगे कहीं ऐसा ना हो कि उसे फिर से कुछ और देखना पड़े। ये सुनते ही भाग्यश्री कहती है, वैसे मैडम आपने महारानी को सब कुछ बता तो दिया है ना। इस बात पर अब अनंता कहती है, भाग्यश्री अपनी महारानी पर भरोसा रखो, बहुत जल्द ही तुम्हारी महारानी आने वाली हैं। ये सुनते ही भाग्यश्री कहती है कि आप दोनों के दिमाग का सच में कोई भी जवाब नहीं है। ये सुनते ही अब अनंता कहती है, अनिका को मैसेज भिजवा दो कि अलेक्जेंडर को वो यहाँ पर भेज दे, क्योंकि अब अलेक्जेंडर की ज़रूरत यहाँ पर है। कब तक अपने बड़ी के साथ ही वो रहेगा, क्योंकि उसे अपने बड़ी के साथ जो सीखना था वो सीख चुका है, इसलिए अब उसे यहाँ पर आना जरूरी है। और ये सुनते ही अब भाग्यश्री कहती है, मैडम क्या आप आयशा को मिस नहीं करती हैं क्या, क्योंकि देखो आयशा भी तो आपकी बेटी है, और वो तो अभी किंग के साथ रह रही है। ये सुनते ही बनंता कहती है, अब नहीं करती हूँ भाग्यश्री, क्योंकि मुझे पता है कि वो अब अपने पापा के साथ है। इवन मैं सच कहूँ तो अब मैं उसकी तरफ से पूरी तरह से निश्चिंत हूँ। जब वो मारवा हाउस में रहती थी या जहाँ कहीं भी रहती थी, तब मुझे उसे लेकर काफ़ी चिंता होती थी, लेकिन अब अपने पापा के साथ वो बिल्कुल ठीक है। ये सुनते ही अब भाग्यश्री कहती है, मैं ठीक है मैडम, फिर मैं अनिका मैडम तक ये मैसेज पहुँचा दूंगी। और ये कहते हुए ही भाग्यश्री अब अपने काम में फिर से लग जाती है, तो वहीं अनंता अब अपने पौधों में फिर से पानी डालने में लग जाती है। एक तरफ जहां पर ये दोनों अपने अपने काम में लग गई थी, तो दूसरी तरफ इंडिया में दिल्ली में गुलेरिया हाउस में सभी अपने अपने रूम से अभी बाहर निकल कर आ जाते हैं, तो वहीं पर अब सभी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि कल की थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी कि गुलेरिया हाउस में ये सभी लेट उठे थे। तो यहाँ पर अब राजीव गुलेरिया कहता है, रात अच्छी थी ना करण। राजीव यहाँ पर करण को चिढ़ाते हुए ये सब कहता है, तो अभी राजीव की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया स्वाति की तरफ देखने लगते हैं। तो वहीं अब बड़ी रानी कहती है, हमारे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि देखो शादी भी यहाँ पर संपन्न हो गई है, इसलिए हमें भी अब जाकर अपने काम को संभालना चाहिए। बड़ी रानी की ये बात सुनते ही अब कविना आलिशा कहती है, हाँ माँ, हमें भी यही कहना था, क्योंकि हम भी यही कहना चाहते थे कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और हमें अपने देश को भी देखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक तो हमारा यहाँ पर रहना बिल्कुल ठीक भी नहीं है। अब कविना आलिशा की ये बात सुनते ही अब राजीव गुलेरिया कहता है, ये अचानक से ऐसा डिसीजन क्या हुआ है जो इस तरह से अचानक से तुमने ये डिसीजन बनाया, क्या कुछ हुआ है क्या आलिशा।
इस बात पर अब आलिशा कहती है हमें हमें तो यहाँ से जाना ही है ना, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर इतने लंबे समय के लिए तो आए भी नहीं थे, क्योंकि जिस दिन हम यहाँ पर आए थे उस दिन तो हम बस एक दिन के लिए ही आए थे, और उसके बाद देखो हम कितने लंबे समय तक यहाँ पर रुक गए। आलिशा की ये बात सुनते ही अब अनिका भी कहती है आलिशा वो क्या है ना कि मैं सोच रही थी कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। अनिका की ये बात सुनते ही अब बड़ी रानी कहती है ये तो और भी बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप हमारे साथ चलना चाहती हैं तो। बड़ी रानी की ये बात सुनते ही अब अनिका उन्हें थैंक यू कहते हुए ही अब साथ के साथ अब रोहित से कहती है मिस्टर मारवा वो मैं आपको बताना चाहती थी। अब अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है इट्स ऑल राइट अनिका, अगर तुम्हें पेरिस पसंद आया है तो तुम जब चाहो तब वहाँ पर जा सकती हो, और वैसे भी तुम वहाँ रहोगी तो बच्चों का मन भी लगा रहेगा, क्योंकि रोहित भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि बच्चे वहाँ पर किंग के पास हैं, तो अनिका पेरिस से वहाँ किंग के पास भी जा सकती थी। इधर ये सुनते ही स्वाति मल्होत्रा कहती है क्या बच्चे पेरिस चले गए हैं। स्वाति की इस बात पर अब रोहित कहता है हाँ वो उनके एग्जाम आने वाले हैं ना, तो उन्हें तो जाना ही है। ये सुनते ही बालिशा कहती है कि लतिका आपके एग्जाम भी आने वाले हैं, बहुत मस्ती हो गई है, नाउ इट्स स्टडी टाइम, अब आपको अपना पूरा मन लगा कर अब अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। कवि आलिशा की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल भी कहते हैं इसके लिए तो लतिका और रिया को दूर रखना होगा, क्योंकि देखो अगर एग्जाम की तैयारी करनी है तो ये दोनों लड़कियां एक साथ नहीं रह सकती, क्योंकि अगर ये दोनों एक साथ होंगी तो डेफिनेटली ये एग्जाम की तैयारी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। धनंजय की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है इस बात की चिंता आप मत कीजिए। अब ये सुनते ही करण गुलेरिया कहते हैं वैसे मैं और स्वाति भी पेरिस का ही प्लान बना रहे थे जाने का। करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं ये तो और भी अच्छा है, वैसे हमारे साथ ही चलो ना, क्योंकि देखो अगर तुम दोनों पेरिस ही जा रहे हो तो फिर हम साथ में ही चलते हैं, मजा आएगा। ये सुनते ही अब यहाँ पर रोहित भी कहता है पापा आप पहले मारवा हाउस जाकर दादी माँ से तो मिल लीजिए ना, उसके बाद ही मैं आप सभी के जाने का इंतजाम कर दूंगा, क्योंकि एक बार दादी माँ को भी तो बताना जरूरी है। रोहित की ये बात सुनते ही बड़ी रानी कहती है थैंक यू सो मच। इधर रोहित यहाँ पर अब राजीव गुलेरिया और आकाश से कहता है कि तुम आलिशा और बड़ी रानी के लिए गिफ्ट तैयार कर दो। ये सुनते ही अब आकाश कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। यहाँ पर अब अपना मील एंजॉय करने के बाद अब रोहित कहता है मैं भी बस एक बार मारवा ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मुझे वहाँ पर थोड़ा सा काम है। रोहित की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं ठीक है बेटा, फिर तुम अभी ऑफिस में जाओ और मैं और अनिका एक बार माँ से मिलने के लिए जाते हैं, माँ से मिलने के बाद ही हम फिर वहाँ पर जाएंगे। ये सुनते ही अब अनिका कहती है कि अनिका कहती है माँ आपको भी हम मल्होत्रा हाउस छोड़ दें क्या, वो पग फेरे की रस्म के लिए, क्योंकि देखो कल आपकी शादी हुई है तो अभी आज पग फेरे की रस्म भी तो है ना आपकी। इधर कुछ देर के बाद पापा फिर वहाँ जाकर आपको ले आएंगे, आपकी ये पग फेरे की रस्म भी हो जाएगी। ये सुनते ही अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा कहती है ठीक है अनिका जैसा तुम चाहो। यहाँ अब श्रेया अब आकाश से कहती है तुम मुझे मेरी एकेडमी छोड़ दोगे क्या आकाश, क्योंकि देखो ना एकेडमी में भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अब इस बात पर आकाश कहता है ठीक है श्रेया मैं तुम्हें एकेडमी में छोड़ दूंगा। और अब यहाँ पर अनिका प्रीति से कहती है प्रीति वो क्या है ना कि तुम भी रेडी हो जाओ हमारे साथ मारवा हाउस में चलने के लिए, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है। अनिका की ये बात सुनते ही अब प्रीति भी कहती है ओके दीदी बस मुझे थोड़ा सा समय दो। यहाँ पर अब बड़ी रानी भी कहती है लतिका बेटा चलिए हम भी आपकी पैकिंग करने में आपकी हेल्प कर देंगे, क्योंकि हमें अब पेरिस वापस जाना होगा। बड़ी रानी की ये बात सुनते ही अब लतिका कहती है बड़ी रानी क्या हम अपनी दोस्त रिया से नहीं मिल पाएंगे क्या। हाँ देखो ना वो तो अभी यहाँ पर गुलेरिया हाउस में है भी नहीं, क्योंकि मुझे तो अब पता चला कि वो तो यहाँ पर आई ही नहीं है। ये सुनते ही अब बड़ी रानी कहती है आप मिल सकते हैं लेकिन आफ्टर योर एग्ज़ाम, जब आप सभी के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तभी आप उनसे मिल सकते हैं।
उसके बाद हम खुद आपको आईफिल टावर घुमाने के लिए लेकर जाएंगे, वो भी रिया के साथ। बड़ी रानी की ये बात सुनते ही अब लतिका कहती है, प्रॉमिस प्रॉमिस रानी माँ। बड़ी रानी, इस बात पर अब बड़ी रानी हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो यहाँ पर अब आलिशा धीरे से कहती है, अच्छा हुआ कि सब अब यहाँ से किसी न किसी काम से जा रहे हैं। क्या हमें मामा जी से अब इसके बारे में बात करनी चाहिए? उन्होंने हमें जैसा बताया था कि इन आँखों को अच्छी तरह से पहचान लो आलिशा, और इसलिए हम जब यहाँ पर आए थे तो उस इंसान को स्टेयरकेस से घसीटते हुए ही ऊपर की तरफ ही लेकर गए थे। हमें सब कुछ जानना है कि आखिर इस इंसान ने हमारी नानी माँ के साथ क्या किया था। यहाँ आलिशा को इस बात का भी अंदाजा भी नहीं था कि अनीका ने उसकी सारी ही बातें सुन ली थी, क्योंकि आलिशा भी यहाँ पर धीरे धीरे ये सब बातें कह रही थी और वो भी इस बात से अनजान थे कि अनीका इतनी धीमी बातों को भी सुन सकती है। और अब वो स्वाति मल्होत्रा की तरफ अब अनीका हैरानी से देखने लगती है। तो वहीं अब स्वाति मल्होत्रा की नज़र जब अनीका से मिली तो अब वो आंखों से अब उनसे पूछती है कि क्या हुआ है अनीका, कुछ हुआ है क्या? अपनी माँ के इन इशारों को देखकर अब अनीका भी कहती है, मैं आपको इसके बारे में बाद में बताती हूँ। और इसलिए वो बात को घुमाते हुए ही कहती है, आलिशा तुम भी माँ के साथ मल्होत्रा हाउस क्यों नहीं चली जाती हो? मेरा मतलब है कि वहाँ पर अंजलि मामी तुमसे मिलकर काफ़ी खुश हो जाओगी, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ना कि उन्होंने अभी अभी अपनी बेटी को विदा किया है। और वैसे भी फिर तो आप पेरिस में चली ही जाएंगी, तो फिर पता नहीं उनसे कितने समय के बाद तुम उनसे मिल पाओगी। इसलिए मेरी मानो तो तुम भी स्वाति माँ के साथ एक बार मल्होत्रा हाउस में हो आओ। ये सुनते ही अब आलिशा बड़ी रानी और धनंजय पीरामल की तरफ देखने लगती हैं। तो वहीं बड़ी रानी अब आलिशा के हाथ के ऊपर अब अपना हाथ रखते हुए कहती है, अनीका बेटा वो हमें आलिशा से कुछ बात करनी है, इसलिए शायद वो नहीं जा पाएंगी। ये सुनते ही अब अनीका कहती है, बड़ी रानी आई एम सॉरी, बट आपने कभी हमें अपनी माँ के बारे में नहीं बताया है। क्या आप हमें अपनी माँ के बारे में कुछ बता सकती हैं? मेरा मतलब है कि कौन थी वो? अनीका की यह बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल अब अपने मील को फिनिश करते हुए ही कहते हैं, राजीव और करण अब गुलेरिया हाउस में स्वाति बहू बनकर आ चुकी है। धनंजय की इस बात पर अब राजीव कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? वो तो हमें भी पता है कि अब स्वाति यहाँ पर दुल्हन बनकर आई है। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, देखो तुम दोनों अब अपने बाप के कफन की तैयारी कर लो। ये सुनते ही वहाँ टेबल पर अब एकदम से ही सन्नाटा छा जाता है और सभी अब एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। तो वहीं यहाँ पर अब अनीका ने जब आलिशा को देखा तो उसकी आंखों में एक अलग सा ही गुस्सा एक दिखाई दे रहा था। ये देखकर तो वो अपनी माँ की तरफ देखने लगती है। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा अनीका से कहती है, तुम मेरे साथ आओ अनीका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्योंकि अनीका को देखकर अब स्वाति मल्होत्रा को लग रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। इसलिए ये सुनते ही अब अनीका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो वहीं वो दोनों अब स्वाति मल्होत्रा के रूम की तरफ जाने लगती हैं। तो यहाँ पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, धनंजय जरा साथ आना, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। अब उसके इस बात पर अब कविना आलिशा कहती है, हाँ हम भी मामा जी के साथ आएंगे। कहीं आप उन्हें अपनी दोस्ती का वास्ता देकर उनके लिए हुए डिसीजन को बदल ना दें कि वो आप उन्हें फिर से पेरिस जाने से रोक लें। इधर ये सुनते ही बड़ी रानी कहती है, भाई चाहे जो भी हो जाए माँ के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। इधर ये सुनते ही धनंजय पीरामल कहते हैं, रेवती तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं हूँ ना। और ये सुनते ही बड़ी रानी कहती है, हम लतिका के साथ उसकी पैकिंग करवाने के लिए जा रहे हैं, शाम को निकलना है। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब धनंजय पीरामल और आलिशा करण के साथ जाने लगते हैं। तो वहीं नंदिनी भाभी यश और पिंकी को वहां से लेकर जाने लगती है। तो वहीं महेंद्र पीरामल अब यहाँ पर राजीव गुलेरिया से कहते हैं कि लगता है कि आलिशा ने तेरे बाप को देख लिया है, इसलिए मुझे कुछ ऐसा संदेह हो रहा है।
महेंद्र की ये बात सुनते ही राजीव गुलेरिया कहता है, चुप चुप करो और चुपचाप रूम में चलकर बात करते हैं इसके बारे में, कहीं यहाँ पर कोई और ना सुन ले। इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, ठीक है फिर चलो। और यहाँ पर अब वो दोनों भी अब उठकर अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं आकाश अब मयूर गुलेरिया से कहता है, क्या राजमहल के लोगों के साथ दादाजी की कोई दुश्मनी थी क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? अब आकाश की इस बात पर अब मयूर कहता है, पता नहीं आकाश, लेकिन जिस तरह से धनंजय अंकल की आंखों में दादाजी के लिए मैंने गुस्सा देखा है, ऐसा लग रहा है कि जरूर कुछ ना कुछ तो बड़ा जरूर हुआ है। ये सुनते ही अब आकाश कहता है, पता नहीं यार, लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है, लेकिन देखते हैं क्या आगे क्या होता है। इस बात पर अब राजलक्ष्मी कुछ कहना चाहती थी, क्योंकि उसे तो अच्छी तरह से पता ही था कि टॉप फ्लोर के रूम में कौन कैद है, क्योंकि राजलक्ष्मी को अच्छी तरह से पता था कि वो ऊपर ही है, जिसे अभी यहाँ पर ये लोग नहीं जानते थे। लेकिन उसे याद था कि आलिशा ने यहाँ पर सभी को खास वार्निंग दी थी कि वो अब इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। यहाँ राजलक्ष्मी बस चुपचाप अब सभी की बातें सुन रही थी, लेकिन वो किसी को कुछ कह नहीं रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ अभी अनिका अभी स्वाति मल्होत्रा के रूम में आ जाती है और यहाँ पर आने के बाद अब वो दरवाजे को बंद कर देती है और बंद करते हुए कहती है, क्या हुआ है माँ? आप मुझे इस तरह से अपने कमरे में क्यों लेकर आई? क्या बात करनी थी आपको? अनिका की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है अनिका। अब स्वाति की इस बात पर अनिका कहती है, मैं कुछ समझी नहीं माँ, क्या समझ में नहीं आ रहा आपको? इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, वो अनिका मैं राजमहल में कविन अवंतिका का रूम देखना चाहती हूँ, मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ। स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब अनिका कहती है, सच कहूँ तो माँ, मैं खुद भी उनके बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि अब तो मेरी भी काफ़ी इच्छा हो रही है कि मैं कविन अवंतिका के बारे में सारी की सारी बातें डिटेल से जानूँ। आज आलिशा की जो बात मैंने सुनी है वो मेरा रिएक्शन होना चाहिए था, क्योंकि मेरी तरह कभी आलिशा भी कविन अवंतिका के साथ नहीं रही है, जिस तरह से मैं नहीं रही। लेकिन जो बात आज आलिशा कह रही थी उससे मैं खुद भी हैरान हूँ। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि तो रेवती कौन सा कविन अवंतिका के साथ रही है? उन्हें जितना कुछ भी पता है सिर्फ धनंजय भाई से ही पता है, क्योंकि रेवती भी कभी उसके साथ नहीं रही है। ये सुनते ही अब अनिका कहती है कि माँ, आपने धनंजय पापा को भाई कहा, लेकिन क्यों? इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, जब पहली बार धनंजय ने मुझे देखा था ना, तभी उसने कहा था कि मैं उसकी बहन के जैसी हूँ, तो बस इसी वजह से मैं तब से ही उसे भाई कहती हूँ। इस बात पर अब अनिका कहती है, माँ कुछ ऐसा है जो हमें जानना चाहिए, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं है। अनिका की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा भी कहती है, मेरे सवालों के जवाब सिर्फ राजमहल में ही मिलेंगे अनिका, यहाँ पर नहीं। इसलिए मेरा पेरिस में जाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, खास करके राजमहल में। स्वाति की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, माँ मैं भी वहाँ पर बस इसी मकसद से ही जा रही हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो मेरा पेरिस में वैसे तो कोई काम नहीं है, लेकिन मुझे भी कविन अवंतिका के बारे में सब कुछ जानना है, इसलिए मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। अनिका की ये बात सुनते ही स्वाति मल्होत्रा कहती है कि ठीक है, फिर कल जो होने वाला था वो कैसे रुक गया? क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बता सकती हो? क्योंकि कल तो यशवंत मल्होत्रा की मौत तय थी ना, तो वो मौत कैसे रुकी? किसने रोका उसे? यहाँ पर स्वाति की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है कि कुछ भी नहीं रुका है माँ, वो दोनों वही हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए था, क्योंकि उनके लिए तो ये सब कुछ रुकने वाला नहीं है, उनकी मौत तो पूरी तरह से तय है ही।